नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज पाकिस्तान ने बयान दिया और उस पर देश के सियासी गलियारों में घमासान छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने 370 की बहाली की उम्मीद जताई है कश्मीर में। और ये उम्मीद किससे जताई? हमारे देश की पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस और एनसी जीतकर आते हैं तो 370 की बहाली मुमकिन हो सकती है। और ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान के पेज पर है। ये ख्वाजा आसिफ का बयान आया तो फौरन केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी तक ने इसे लपक लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाक के समर्थन से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और साफ हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक है और कांग्रेस भारत विरोधियों के साथ खड़ी हुई है। आरोप लगे तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान के पूरे बयान को बीजेपी की पाकिस्तानी जुगलबंदी बता दिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा उन्होंने कि अजीत डोभाल जी में एक दिन के लिए पेगासस दे दें, अब इस जुगलबंदी को बेनकाब कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी को कुछ चाहिए होता है पाकिस्तान से प्रेम पत्र आ जाता है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान क्या बोलता है उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपना देश बचाएं। तो सियासी गलियारों में इस मसले पर वार पलटवार खूब हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आज की डिबेट जरूरी क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान आया है। क्योंकि कांग्रेस एनसी से पाकिस्तान ने कश्मीर में धारा 370 की बहाली की उम्मीद जाहिर की है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीद पर सियासी गलियारों में महाभारत छिड़ी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान के बयान पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के बयान से किनारा कर लिया है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाए। जबकि फिजा बदली है तो ये जो उनके आपस की जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो म्यूचुअली कन्वीनियंट अरेंजमेंट, वो जब वो देख रहे हैं कि तहस नहस हो रहा है तो शायद उसकी हताशा भी है और उसके लिए कुछ एक और शरारत करने का इरादा भी है। इस तरह लोग मिलते थे, जुटते थे, एक मोहब्बत का रास्ता था, तो मोहब्बत का रास्ता ही बंद कर दिया, नफरत का रास्ता ही न शुरू कर दिया। सारे भारत पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैक कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है पाकिस्तान से प्रेम पत्र आ जाता है। क्यों? कौन करवा रहा है? हमें नहीं मालूम क्या? इस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। अब सवाल ये बनता है कि एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। गठबंधन जो है अपोजिशन का, हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। तो कश्मीर पर पाकिस्तान उम्मीद से है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गणमान्य मेहमान ताल ठोके में जुड़ रहे हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से संदीप वजीर हैं, आरती टिक्कू यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा हमारे साथ होंगे, अमित रैना होंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं आप, पंकज शर्मा होंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वकार भट्टी साहब हैं अपनी पार्टी के नेता। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद हैं, पीएमएल के नेता, हुमायूं चट्टा हैं, पत्रकार हैं आप पाकिस्तान से, राजा कौशिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पाकिस्तान के गेस्ट से मैं कहना चाहता हूं कि वेलकम टू इंडिया। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि जब जब प्रेम पत्र आता है तब तब बीजेपी को कोई मुद्दा चाहिए होता है, तब तब पाकिस्तान से प्रेम पत्र आता है। तो मतलब जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, तो वो आपकी और पाकिस्तान की जुगलबंदी के तहत कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही कांग्रेस? जो जुगलबंदी कांग्रेस और एनसी की हुई है वो हमने तो नहीं कराई है। वो आपस में बैठ के उन लोगों ने एक साथ लड़ने का ऐलान किया है, इरादा किया है। तो ये
इरादा उन्होंने किया, और इरादा किसके इशारे पे किया वो आज साफ हो गया। तो बेसिकली वो खुद एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको अलायंस करने की उनकी क्या जरूरत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने किया है, और इस दोनों को एंडोर्समेंट करने वाले कौन है? पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि ये सही हुआ है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। और इसलिए इससे बात साफ जाहिर होती है कि देखिए 370 तो कभी नहीं हटेगा, जो हो गया सो गया, उसको रीइंस्टेट करने की कोई बात इम्पॉसिबल है। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने के लिए और ख़ासकर एक तरह के इशारे पे चलने के लिए कांग्रेस तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक पेज पे है, और वो दोनों जो है साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस पेज पे उसी पेज पे वो दोनों पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी लोगों की चिंता की बात है, देश की चिंता है कि आखिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान में इलेक्शन होने पर, और वहाँ पर इलेक्शन में एक दो पार्टियाँ साथ आती हैं जिनका मकसद है और जिनका कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो आदत है वो सबको मालूम है। और आज फिर से एक बार उन्होंने इस तरह की बातें की जिससे वो एक्सपोज हो गया है, तो जनता जवाब देगी। लेकिन इनका जो कहना है, जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, वो सिर्फ अपने पूरे तौर से जो एक्सपोज हो गए हैं, उनका मुखौटा उड़ गया है, इसलिए अपने लिए बचाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकीकत पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान उनके अलायंस को एंडोर्स करता है जी, जनता एंडोर्स नहीं करेगी। यही मैं बताना चाह रहा हूं मुस्कान साहब, जनता एंडोर्स नहीं करेगी, ये पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है, मतलब जनता इसको नकारती है। और इनके इरादे जो इतने खतरनाक है, उसको जनता जो है पूरे तौर से इनके इरादे को खारिज करेगी वोट में देके और इनको हराने के बाद। ठीक है, मैं संदीप वजीर साहब का रुख करता हूं। संदीप वजीर साहब, कांग्रेस तो आज हमारे साथ इस पैनल में नहीं है, लेकिन ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। अब देखिए, वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तीनों एक ही पेज पर हैं। बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो बात कही है वो पाकिस्तान की उम्मीद बढ़ाती है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम स्टेटहुड लेकर रहेंगे। यही तो वहां के रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई है। देखिए, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और दुनिया के किसी और मुल्क से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने आप से लेना देना है, अपने मुल्क हिंदुस्तान से लेना देना है। और जहाँ तक रही फारूक साहब की स्टेटमेंट की बात, तो स्टेटहुड हमारा राइट है और 370 वो भी हमारा एक तरह से राइट ही है। हम इस लड़ाई को, 370 की लड़ाई को आगे जारी रखना चाहेंगे, जैसे कि हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इसको क्लियर कर दिया हुआ है कि इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि 370 भी हम मानते हैं कि ये भी हमारा राइट ही था। स्टेटहुड लेना वो भी हमारा राइट ही था। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर किसी भी स्टेट को कभी भी यूटी नहीं बनाया गया। तो ये तो हमारे लिए एक, हमें बेइज्जत किया गया है इसको यूटी बना के। तो हमें उस चीज़ का हमें वापस चाहिए, हमारा हक चाहिए, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी स्टेट थी और वो स्टेट हमें वापस चाहिए। और 370 भी हमारी इज्जत से जुड़ा हुआ मसला है, वो भी हमें वापस लाइए। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान में क्या कोई बोल रहा है और बांग्लादेश में कोई क्या बोल रहा है और इंग्लैंड में कोई क्या बोल रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। अरे कि लेना देना नहीं होता तो फारूक अब्दुल्ला साहब ये याद नहीं दिलाते कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर लेना देना नहीं होता तो फारूक साहब एक समय में ये याद नहीं दिलाते। देखिए सर, एक जनरल, आप किसी मोहल्ले में भी रहते हैं ना, तो उसमें भी यही होता है, जो हमसाया होता है उसके साथ आपको अच्छे रिलेशंस बनाने होते हैं। अगर हम उन पे पत्थर फेंकेंगे, वो भी हम पे फेंकेंगे, तो नुकसान दोनों का हो जाएगा। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है कि अच्छे रिलेशन बनाना। हमसाये की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए संदीप वजीर साहब, हमसाये की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अच्छे रिलेशन बनाए हमसे। बिल्कुल 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 होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमसाया अच्छा नहीं है तो हम अपनी नेकी छोड़ दें। अगर हम अच्छे हैं तो हमें तो अपनी अच्छाई रखनी है ना, हम उसके साथ गंदे तो नहीं बन सकते। अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो हम तो अच्छे इंसान हैं, हम अपने आप को डिग्रेड क्यों करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो मर्जी कोई बोले, चाइना में जो मर्जी बोले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा बिल्कुल क्लियर मकसद है, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए और 370 की लड़ाई भी हम जारी रखेंगे। वो आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कभी ना मिले चाहे, लेकिन फिर भी हम लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 370 को भी हम अपना हक ही मानते हैं।
अब इस पर मैं अगर बीजेपी से रिएक्शन लूंगा तो आप कहेंगे कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मैटर को, इसलिए मैं के सिन्हा साहब को डिबेट में लाना चाहता हूं। के सिन्हा साहब, क्या 370 के हटाए जाने को हक व हुकूक से जोड़ा जाना चाहिए? क्या 370 के हटाए जाने को 35A के हटाए जाने को सम्मान से जोड़ा जाना चाहिए? अनुराग, जय हिंद। और आपके चैनल पे बैठे हुए सारों को जय हिंद बोलूँगा। देखिए, 370 और 35A संविधान में लिखा था कि टेम्पररी एंड ट्रांजिट है। ये तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था। और मुझे बड़ा ये लगता है कि नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि उनकी हक की लड़ाई है। कौन सी हक? जो टेम्पररी है वो ट्रांजिट है, ये संविधान में लिखा हुआ है ना। संविधान के ऊपर जा करके ये कहेंगे कि नहीं, इनको हम परमानेंट बनाना है, तो शायद। दूसरा, यही चीज पाकिस्तान जब कहता है, देखिए आज पाकिस्तान में ख्वाजा हाफिज क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कांग्रेस आने वाली है और वो 370 हटा देंगे, 35 हटा ले आएंगे और वापस जो हटाया गया है उसको ले आएंगे। 2019 में भी आपने देखा होगा अनुराग, इस तरह की डिबेटें हुआ करती थी। और आज प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और मैं इसलिए कहता हूं कि सिक्योरिटी कंसर्न इन चीज़ों से है। जो चीज़ें थी 370 और 35 से 37 साल का अनुभव है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरी, तो वहां पर जो आड़े आती थी यही आती थी। आज देखिए, आपका फर्स्ट चरण का चुनाव हो चुका है, 61%। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा तमाचा है ख्वाजा हाफिज के गालों पे। इससे बड़ा तमाचा और क्या देगी? ये जनता देगी ना, वहां के लोग दे रहे हैं। और वो कौन सा इलाका है? आपको कहां फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है? वो गढ़ होता था साउथ कश्मीर, जहां से आतंकवादी पनपते थे। और वहां पर आज 80% हो चुका है। यदि आप जाएं डोडा किश्तवाड़ के अंदर में 80%। तो ये तो है। देखिए, ये लोग जो बौखलाहट है कि हम ले आएंगे फिर से, ये तो इनकी ख्वाब है। प्रधानमंत्री ने आज कहा है दुनिया की कोई ताकत, मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत इसको ला नहीं सकती। आपने 370 और 35A के ऊपर, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है कि टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट था, तो इसको तो पहले चला जाना था। दूसरी बड़ी बात जो आप इसको समझने, क्योंकि पाकिस्तान से भी बैठे हुए मेरे लोग बैठे हैं वहां कुछ आकर के, जो हम लोग बात करते थे पीओके की, जो हमारी 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका वह है, गिलगिट बल्तिस्तान का 72,000 स्क्वायर, ससगाम वैली का 1,900 किलोमीटर, जो पाकिस्तान ने इल्लीगली, और इसका मेन कारण है नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, ये 47 से लेकर के आज 204, और इनकी हिमाकत है कि फिर वैसे ही बातें कर रहे हैं। क्योंकि इनका ये जो धरती हमारी है, भारत की धरती है, जो पाकिस्तान के अनऑक्युपाइड वे में इन्होंने ले रखा है, वो हमारी धरतियों को, जिसके ऊपर में हम कभी भी कोई कर सकते हैं, क्योंकि इन मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान तो हो चुका है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ कास के पत्ते बिखरने वाले हैं, आके जुड़ेंगे। तो अनुराग, आपके चैनलों में बैठे हुए पाकिस्तान साथियों को मैं ये बताता हूं कि आप हमारी एडवाइस को पूरा सीरियसली लें। जिस तरह से चीजें आपके यहां हो रही हैं, हम तो संभाल लेंगे। देख लीजिए फर्स्ट फेज का, और मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि अभी दूर दराजों से उसका परसेंटेजेस नहीं आए। ये इतना रिकॉर्ड रेफरेंडम है। ठीक है, पाकिस्तान तक आपकी बात के सिन्हा साहब पहुंच गई। मैं पाकिस्तान के मेहमानों को भी डिबेट में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी साहब आपकी बात को सुनकर के हंस रहे थे और वो लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उन्हें डिबेट में लाता हूं। वकार भट्टी साहब बोलिए। जी देखिए, सैना साहब को मैं एक जवाब दे दूं। साउथ कश्मीर की बात इन्होंने की, मैं खुद साउथ कश्मीर से चुनाव लड़ा हूं, कल ही हमारा चुनाव खत्म हुआ है। ये इन्होंने कहा कि चुनाव जो हुआ है वो 370 के बाद लोगों ने 70%, 80% चुनाव में हिस्सा लिया और वोटिंग में हिस्सा लिया। सर में साहब, अगर ये खुशी अगर आपकी ये समझ रहे हैं ना कि 370 के बाद इसलिए लोगों ने वोट डाला, जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो नहीं जनाब, गुलगाम सुने कितने परसेंटेज हुई है? 62.5%। और मैं बोल रहा हूँ ना, वोटिंग हुई है, सुन तो लो, वोटिंग हुई है। मैं कहा मैं खुद आप अलगाववादियों को ऊपर थप्पड़ है ये। देखिए, पहले आप जब बात करने दिए सैना साहब, मैंने आपकी बात के बीच टोका दिया। अगर समझदार इंसान को इशारा की काफी होता है कि समझदार इंसान जो होता है ना, सुनता है अच्छे से। सुनिए मेरी बात सर,
यहाँ जो वोटिंग हुई है ना, वहां की स्टेटमेंट लोगों के बयान देख लीजिएगा। वहां उन्होंने बोला 370 का बदला वोट से, ये है बयान। अटानवी का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। ये वोट जो दिया गया ना, ये दिल्ली के उस रवैये के खिलाफ दिया गया। तो दिल्ली, सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए यहाँ बयान लोगों के, आम गलियों में, चुराहे पे, मेरे फेसबुक पे जाके देखिए। नतीजों से पहले इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि जनता किसके खिलाफ वोट कर रही है और किसके पक्ष में वोट कर रही है। सर बीजेपी की अगर कश्मीर में कोई एक सीट छोड़िए, जमानत भी जब्त है। अब मैं आपको बोलूंगा हर एक सीट पे बीजेपी की जमानत जब्त है। एक भी ऐसी सीट बीजेपी की नहीं होगी कश्मीर वैली में जहां वो 2000 वोट भी ले लेंगे। बस मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ जी न्यूज पे, अगर बीजेपी कहीं से 2000 वोट भी ले लेगी ना, तो मैं सियासत एक्टिविज्म छोड़ दूंगा सर। खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी को हमने सर कि बीजेपी की सरकार के साथ लोग हैं या कश्मीर के साथ लोग। ठीक है, आरती टिक्कू भी वहीं से आती हैं। सुनिए वकार भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब, जैसे आप वहां से आप मुझे गन उतानी, ये सवाल है ना, गन कहा कि आपको गोली मार देंगे, ये है कश्मीर। वकार भट्टी साहब, जैसे आप जम्मू, सुनिए आप जैसे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक शुदा हैं, वैसे आरती टिक्कू भी हैं। एक जायजा उनसे भी ले लेते हैं। आरती टिक्कू ये कह रहे हैं कि 370 के खिलाफ वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, हुकूक को वापस पाने के लिए वोटिंग हो रही है, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वोटिंग हो रही है। देखिए अनुराग, मैं आपके मंच पे ये बोल रही हूँ कि जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, इन सबको पता चलेगा कि लोगों ने वोट किया है शांति के लिए, जो उन्होंने 370 हटने के बाद एक्सपीरियंस की है पिछले 5 साल में। वो बीजेपी मायने नहीं रखता यहाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती यहाँ। ये मायने रखता है कि लोग जो पिछले 5 साल में उन्होंने जिस तरह की नॉर्मलसी, जिस तरह की आज़ादी देखी कश्मीर में, टूरिज्म हो, नॉर्मल स्कूल जाना हो, बच्चों को कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, अपने दफ्तरों को जाना हो, किसी हड़ताल के बिना, किसी कैलेंडर, जो छुट्टियों का कैलेंडर चलता था, गिलानी, सईद अली शाह गिलानी, जिनके वकार भट्टी बड़े ये थे, फैन थे। मैं कह रही हूं कि आपको इलेक्शन रिजल्ट के दिन आपको पता चलेगा कि ये वोट जो है, मोदी सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, उसके हक में ये वोट होगा। ये मैं आपको आपके मंच पे कह रही हूँ। दूसरी बात, ये वोट अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान की जो सियासत उन्होंने पिछले 75 साल में की, 2 फैमिलीज ने जो की, और साथ ही साथ राहुल गांधी जी की जो फैमिली पिछले 35 साल से कश्मीर में कर रही है, ये वोट इन तीनों फैमिलीज के खिलाफ होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने आज बयान दिया है और जो हम पाकिस्तान में जो बयान आया है, आप उनको अगर तुलना कीजिए तो आप समझिए कि क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान एक ही पेज पे है। बिल्कुल हमेशा से एक ही पेज पे थे। अगर आपको याद होगा, चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर और होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि कश्मीर को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। कितना तो बवाल खड़ा किया उन्होंने 5 अगस्त 2019 पे, जब मोदी सरकार ने 370 को हटा दिया। और आज तक अभी भी संदीप वजीर आरती कह रहे थे कि अगर हमारा पड़ोसी अगर अच्छा नहीं है, बुरा है, तो हमें बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का मतलब खैर समझ में नहीं आया। क्या हमें अपने जवानों को ऐसे ही शहादत उनकी होते रहने देनी चाहिए? मतलब उनका क्या था, मैं समझ नहीं पाया। वक्त रहा तो समझूंगा उनसे। सिर्फ एक लाइन में मैं कहूंगी कि जो पड़ोसी हथियार लेके खड़ा है, जो आपके घर में आग लगाने आया है, जो आपके बेटे बेटियों को मरवाने के लिए आया है, क्या आप उनके सामने नेक बन के रहेंगे? हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हम ये सोच भी सकते हैं और बोल सकते हैं टीवी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि हम जो जातियां उन्होंने 35 साल में की, कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुआ, कश्मीरी पंडित आज तक अभी तक घर नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है कि उनके पास एक प्लान है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो प्लान लेकर आएंगे अभी कुछ देर। चलिए आरती, जब पाकिस्तान को भी डिबेट में लाते हैं, और हम देख सकते हैं पाकिस्तान से हमारे साथ इरशाद अहमद साहब हैं जो कि नेता हैं PMLN के। इसके अलावा राजा काशिफ साहब हमारे साथ हैं जो कि मुस्कुरा भी रहे थे के साहब की बातों पर। हुमायूं चट्टा साहब हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद साहब, भाई मसला हमारा है, उम्मीद से आप कैसे हो गए?
बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ी अच्छी डिबेट आपकी चल रही है, बहुत झूठ बोल रहे हैं आपके पैनलिस्ट जो भी हिंदुस्तान से बैठे हैं। इनको तो कभी शर्म। मैं ये कहूंगा कि देखिए जो कुछ हो रहा है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहां वोट तो बड़े जोश और जज्बे के साथ कश्मीरी डाल रहे हैं, कश्मीरी नफरत का वोट डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं ना परसेंटेज बड़ी, वो मोदी सरकार के खिलाफ नफरत का वोट दे रहे हैं। खुदा करे कि वो उनकी नफरत का वोट चोरी। आपने क्या किया? कोई चिराग रगड़ा, उसमें से जिन्न निकला, उसने आपको बताया क्या ये बात? रिजल्ट बड़ा उल्टा आएगा। इरशाद अहमद साहब, कोई चिराग है क्या आपके पास जिसको रगड़ करके आपने जिन्न निकाला और जिन्न ने आपसे कहा कश्मीर का आवाम जो है मोदी के खिलाफ वोट डाल रहा है? ऐसा हुआ क्या कुछ? हमें मालूम है, हम देख रहे हैं। देखें, हमें मालूमात रखनी होती है पड़ोसियों की, हाँ। अपने भाइयों की, मजलूमों की। हम मजलूमों के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा करे कि मोदी सरकार इनका वोट बैंक चोरी ना करे, इनकी गिनती में फ्रॉड ना हो। जैसा कि फ्रॉड किया गया, वहां आबादकारी की गई, वहां डोमिसाइल बनाए गए हिंदुस्तान के लोगों के, हिंदुओं को आबाद किया गया, कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों के ऊपर डिक्टेटरशिप कायम करने की कोशिश की गई। ये जो कुछ किया गया, खुदा करे कि कश्मीरियों को कश्मीरियों का हक मिले और उनसे चोरीबाजी ना की जाए। खुदा करे कि पाकिस्तान के आवाम को खाने के लिए 3 वक्त की रोटी मिले। देखिए 2 वक्त की भी नहीं कह रहा हूं मैं तो इतनी बड़ी दुआ मांग रहा हूं कि 3 वक्त की मिले। सुबह नाश्ते में भी रोटी मिले, दोपहर खाने को भी मिले, रात के डिनर में भी रोटी मिले। मैं इतनी बड़ी दुआ कर रहा हूं, आपसे भी बड़ी दुआ कर रहा हूं। खुदा करे कि खुदा आपको हिदायत दे, आपका भगवान आपको हिदायत दे कि अपनी तकरीबकारी दहशतगर्दी से आप लोग बाज आ जाएं, क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे हैं। हम मुसलसल वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानों के खिलाफ है। ये बात आप यहाँ बैठकर मेरे साथ स्टूडियो में बोल रहे होते तो ठीक लगती। ये बात आप पाकिस्तान के मेहमानों से हिंदुस्तान में बैठकर बोल रहे होते तो ठीक लगती। मुझे लगता है गलत स्क्रिप्ट पहुंच गई आपके पास। सुनिए, गलत स्क्रिप्ट पहुंच गई आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ हम कभी हिंदू मुस्लिम सिख की बात नहीं करते। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था इरशाद अहमद? ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? छोड़ दीजिए। और आतंकियों की फहरिस्त गिनाऊं क्या आपको? आप जिन लोगों को हम मरवा रहे हैं, एबटाबाद कहां पर है ये बताइए इरशाद अहमद। अच्छा ये बताइए एबटाबाद कहां पर है? हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में? कहां पर है जल्दी बताइए एबटाबाद। जितने दहशतगर्द, मैं कह रहा हूं पुरानी बात हो गई वो। अरे नहीं भी कर लेंगे, पुरानी क्या हो गई? आपकी बात पर राजा काशिम भी हंस रहे, बताइए। अच्छा, शहबाज शरीफ जाकर के पीओके में चुटकुलेबाजी करते हैं और आप मेरी डिबेट में आकर के कर रहे हैं। कमाल की बात है, आपकी पार्टी चुटकुलेबाजी के लिए जानी जाती है। शहबाज शरीफ मैंने देखा पीओके में जाके चुटकुले सुनाते हैं और आप यहाँ पर आकर के मुझे चुटकुले सुना रहे हैं। जी जफर इस्लाम साहब बोलिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चुटकुले करते हैं ना, हम चुटकुले देखिए मैं अभी नहीं स्क्रिप्ट चेंज कीजिए, गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आप इरशाद अहमद। मैं इतना सब कुछ नहीं बोलने दूंगा आपको, गलत बयान नहीं करने दूंगा अपनी डिबेट में। हाँ जफर इस्लाम साहब। इरशाद साहब सुन लीजिए। अब इरशाद साहब झूठ बोलते हैं आप। अरे भाई सुन लीजिए इरशाद साहब, अभी आप बहुत सारे टिप्पणी कर दिया हिंदुस्तान के बारे में। जरा अपने गरीबा में झांक के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान तो कहाँ आपके सोच से भी दूर है और पाकिस्तान जो है जमीन के अंदर घुस रहा है। पहली बात। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। अरे सुन लीजिए, आपके यहाँ दहशतगर्द ही बनते हैं, यहाँ साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप दहशतगर्द बनते हैं। दूसरी बात बता तो वोटों की चोरी आपके यहाँ होती है। पूरे दुनिया ने देखा किस तरह से इमरान खान को वोटों की चोरी से हराया आपने, किस तरह से हराया। ये पूरे लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। थू थू करता है पूरा हिंदुस्तान आप लोगों पर, पूरी दुनिया आप लोगों में थू थू करता है, इसलिए कि डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज है। अरे एक मिनट, एक ही चीज होती है। अरे इरशाद अहमद साहब, नेट तो पाकिस्तान में ठीक से चलता नहीं है। आपके यहाँ नेट तो ठीक से चल नहीं रहा है, पाकिस्तान कैसे ठीक से चलेगा? ठीक से तो कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं आप, ना आपकी तस्वीर ठीक से आ रही, ना आपकी आवाज ठीक से आ रही। बताइए क्या किया जाए? यहीं पर फेल हो गया, यहीं पे फेल हो गया। सितम जो होता है वो पाकिस्तान 2G चल रहा है आपके यहाँ अभी तक, यहाँ 5G आ गया। पाकिस्तान में नहीं आता है। सच अगर बोलना है तो अपने कौम के बारे में, अपने पाकिस्तान के बारे में बताइए कि दहशतगर्दों की फैक्ट्री है पाकिस्तान। वही ऐसी जगह है जहाँ वोट होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद वोटों की गिनती के बजाय लूट हो जाती है। और शहबाज शरीफ आज बैठ के बैठा है वहाँ, क्या वो मुस्तैक है इस बात का कि वो प्रधानमंत्री होकर बैठे, वहाँ का वजीर आज़म बैठ के बैठे?
आपके यहाँ किस तरह से चोरी हुई, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वोटों की चोरी हुई। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए आपको। अभी चोरी आप पे लानत करने की कोशिश करेंगे। शर्म नहीं। अच्छा, नेट का कनेक्शन ठीक करवाइए इरशाद अहमद, नेट का कनेक्शन ठीक करवाइए, आपके नेट का कनेक्शन ठीक करवाइए। आप तो सरकार में हुई, आपके यहाँ तो जजेस बिकते हैं, आपके यहाँ तो हुक्मरान बिकते हैं, आपके यहाँ तो फौज बिकती है, आपके यहाँ क्या नहीं बिकता है? दहशत गर्दी करने के लिए आपके यहाँ सब लोग तैयार हैं और सब अपना प्राइस टैग लेकर घूम रहे हैं। आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है हमारे ठीक है, आप नेट ठीक कराइए। मैं डॉक्टर राजा काशिफ का रुख किए लेता हूँ। ठीक है, आप इरशाद अहमद साहब अपना नेट कनेक्शन ठीक कराइए। राजा काशिफ साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि भाई हिंदुस्तान अपने मामले में खुद निपटने के लिए तैयार है, बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है। पाकिस्तान को क्यों उम्मीद होने लगती है? कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी परसेंटेज में वोटिंग हो रही है, तो पाकिस्तान की छाती पे क्यों सांप लौट रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि बहुत अच्छी बात है इलेक्शन हो रहे हैं, और मुझे लगता है ये रेसल भी है, प्रैक्टिस भी है। इसके बाद जो आप यूनाइटेड नेशन गए थे, वो रेफरेंडम की तरफ भी इंडिया चला जाएगा। कांग्रेस से तो हमें उम्मीद नहीं थी। अरे हम रोए नहीं थे यूनाइटेड नेशन जाकर आपकी तरह। देखें, वो तो आपको अब्दुल्ला जो थे फारूक, वो तो धोखा नेहरू साहब को लग गया था ना। देखें, आपके लिए कांग्रेस तो एक भस्मासुर ही है, और ये कश्मीरी पंडित तो भस्मासुर से काम थोड़ी। तो जब भस्मासुर आपके पेज पर है तो क्या होगा? अंजाम सोचा आपने? आप कांग्रेस को भस्मासुर बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप एक पेज पर हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, क्या कश्मीरी पंडित? अच्छा, भस्मासुर के बारे में पता था ना आपको? भस्मासुर की खासियत क्या थी पता है ना आपको? मुझे भस्मासुर की बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। हाँ। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों का यही हाल है। हाँ। और कश्मीर में जितनी आग है ये पंडितों ने लगाई, ऊपर से आप इनको सीटें दे रहे हैं। पंडित आग लगाने के लिए बचे कहां वहां? सर सुन लेना, पंडितों को ब्राह्मण जितने इन सबको मंदिरों में जिस दिन आपने बंद कर दिए ना और ताले बार से लगा दिए, पूरे इंडिया में शांति हो जाएगी, अमन हो जाएगा, कश्मीर का भी मसला हल होगा, सारे मसले हल होंगे। खुदा के लिए इन ब्राह्मणों से जान छुड़ाएं। इनका वो आप पाकिस्तान के मंदिरों का जो हाल कर रहे हैं उससे आपकी मंशा साफ हो जाती है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा कि हिंदुस्तान के मंदिरों में आप ताले लगवा दें। इस जन्म में तो नहीं होगा। नहीं, मंदिरों के अंदर सारे ब्राह्मणों को बंद कर दें। हाँ। और सिर्फ पूजा खोलें, लोगों को अंदर जाने दें, बाहर ना आने दें। हाँ। क्योंकि एक भी ब्राह्मण बाहर रहा ना तो भारत जिस हाल में है इससे बुरे हाल पे चला जाएगा। अच्छा। कश्मीर के हालात आप देख रहे हैं। आपकी इस बदहवासी का कारण क्या है? देखें, नेहरू कौन थे? नेहरू भी एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को जब हुकूमत देंगे तो बेड़ा गर्क ये होगा ना। उनको समझ में ही नहीं आया नेहरू को जिंदगी में, लेके चले गए यूनाइटेड नेशन। उनकी बेटी इंदिरावती, नेहरू ने गलती करी, पाकिस्तान जैसा सरदर्द दे दिया हमको, पाकिस्तान जैसा सरदर्द दे दिया हमको, नेहरू ने गलती करी है। मैं बात तो आप ये लीजिए, अमित रैना साहब बोल रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो, इसीलिए बिल्कुल आप जो पेनिंदा ऐस है पूरे विश्व के लिए, एक वो देश जिसके 3 बड़े एक्सपोर्ट हैं, गधे, आतंकवाद और भिखारी, वो दुनिया के 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी को ज्ञान दे रहा है। अरे पहले अपने भिखारी संभालिए। किसी भी देश में जाए तो सबसे पहले भिखारी मिलते पाकिस्तानी, उनसे पीछा छूटता है तो फिर आतंकवादी मिलते हैं पाकिस्तानी, फिर उनसे पीछा छूटता है तो फिर गधे मिलते हैं, वो भी पाकिस्तानी। ये स्पेशलिटी जो है आप लोगों की, वो देगा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को ज्ञान। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? अमित रैना साहब, आप एक बात बताना भूल गए। सबसे तो बात किया अमित रैना साहब, आप राजा काशिफ को एक बात बताना भूल गए कि अगर पाकिस्तान के गधे चीन नहीं खरीदेगा तो फिर इनकी इकोनॉमी एकदम बैठ जाएगी। अरे खैर है, हम इंडिया से बुला लेंगे। इंडिया में भी बहुत फिर रहे हैं। यहाँ घोड़े हुआ करते हैं, यहाँ घोड़े हुआ करते हैं, गधे नहीं हुआ करते पाकिस्तान की तरह। नहीं, हम ब्राह्मणों को गधों में चीन से बात कीजिए, घोड़े चाहिए कि नहीं चाहिए। वो 47 में हमने बॉर्डर के पार भेज दिए थे, जो हमारे पास गधे थे वो 47 में हमने बॉर्डर के पास भेज दिए और उसका ही पाकिस्तान बना। आप रखी हुई है, आप तसल्ली रखें, और आप यकीनन ब्राह्मण भी होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आपकी हरकतें, आपकी गुफ्तगू से भी पता लग जाता है। मैं जो भी हूं, गधा नहीं हूं आपकी तरह। आप जो है ना पाकिस्तानी गधे। अरे सुन लेना, इंसान हूं और आप मेहमान हैं।
मैं इंसान हूं, आप हैवान है। ये फर्क है मुझ में और आप में। लेकिन अच्छा एक और बात बताएं, सब कुछ छोड़ें, पूरी सी बात करें। कम से कम इंसान बनने का प्रयास करिए, उसके बाद मुसलमान बनेंगे आप तो इंसान भी नहीं है। जो झूठ पे झूठ बोले, कुरान पाक की बेइज्जती करता है, वो मुसलमान भी नहीं होता और इंसान भी नहीं होता है। अच्छा देखिए, हम इंसान नहीं है, गालियां दे, उनकी बदसलूकी की बात करे, वो मुसलमान नहीं होता है, वो इंसान भी नहीं होता है। आप अपनी जैसे लोगों को पहचान लेते हैं कि आपको लगता है पाकिस्तान में सारे गधे हैं। अच्छा भिखारी भी फोटो दिख नहीं रही है। अरे मेरी वो बोलने वाले गधे अब पाकिस्तान में आ गए, ये तो टर्की है जरूर। अच्छा नहीं सुन ले। चलिए, नहीं है, बड़ी सीरियस डिबेट हम कर रहे हैं। मैं के सिन्हा साहब से आपको जवाब दिलवा देता हूं। आपके बड़े अच्छे दोस्त भी है ना के सिन्हा साहब, राजा काशिफ साहब। पर्सनल होंगे तो यहाँ से डबल जवाब मिलेगा। हम पहुंचे। के सिन्हा साहब तो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हाँ भाई, मैंने कहा इसीलिए वही आपकी बात का जवाब दें तो बेहतर है। के सिन्हा साहब बड़ी खुशफहमी में जी रहा है पाकिस्तान, राजा काशिफ की तरह। जी मैं हमतन देखिए अनुराग साहब, सुने राजा साहब, सलाम वालेकुम आपको। देखिए साहब, सुने, आप हमारे से ही निकले हुए और आप कह रहे थे कभी आप हमारे ही अंश थे। आपकी भी जो नस्ल है ना, वो कोई ब्राह्मणों की ही नस्ल है, क्योंकि आपको तो किसने कन्वर्ट किया था? आप तो कोई ऐसे थे नहीं कि मुसलमान पैदा हुए, आपको तो कन्वर्जन में गए ना। और पाकिस्तान के जो 100% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। और ये पूछ लीजिए ना, ये आपको बहुत इरशाद अहमद साहब बहुत अच्छा बताएंगे, ये अहमदिया मुस्लिम है। मगर देखिए, जो आप ब्राह्मण की बात कर रहे थे, क्योंकि आपकी भी नस्ल कहीं ब्राह्मणों की ही होगी ना, और मेन नस्ल आपकी वो तो है, आपकी नस्लें बदल दी गई। अब आप नस्ल बदलवाना चाहते चाइनीज से, चाइनीज आपको नमाज नहीं पढ़ने देना चाहते, आपको चाइनीज ने आपके सारे, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप सी पैक में जाइए, जो आपका सी पैक के अंदर में जो आप नमाज अदा करते हैं, चाइना आपको कहता है कि नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखिए आपने डिबेट को उस लेवल पे ले गया, इसलिए मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं। क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद थी राजा साहब, आप अच्छी डिबेट करते थे, कहां आप आ गए, किस जालों में फंस गए? ऐसे ही उम्मीद हुमायूं साहब से थी, इरशाद साहब अच्छी डिबेट किया करते थे। हम लोग बहुत सीरियस डिबेट करा रहे हैं अनुराग, और सीरियस डिबेट है कि आपके साउथ ईस्ट एशिया में एक जम्मू एंड कश्मीर एक जगह है जहां चुनाव हो रहे हैं और बम्पर मतदान 9 जून को जब हमारे प्रधानमंत्री ले रहे थे तो आपने एक करवाया था, आपको रियासी के अंदर में आपने भेजे आतंकवादी, कुछ लोगों को मार दिया गया। उसके बाद देखिए आज एक एक्शन नहीं हो पा रहा है। आपकी तो बौखलाहट जो आज मैं सुन रहा हूं आसिम मुनीर साहब के ऊपर होगी, जो आपकी फौज के, इसलिए ख्वाजा हाफिज साहब वो डिफेंस मिनिस्टर साहब है ना, अब उनको उम्मीद दिखाई देता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में या कांग्रेस के ऊपर में। हमारे कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका में जाते हैं और वहां पर भी जमाते इस्लामी या बांग्लादेश के वो या पाकिस्तान के जो डीप पाकिस्तानी ऑपरेटर्स हैं उसके साथ बैठते हैं। ये है, वो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, भारत की फॉल्ट लाइंस है, वो मैं मानता हूं और आप भी उजागर करते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। तो उसी फॉल्ट लाइन का हिस्सा है जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, के सिन्हा साहब का ये जो गठजोड़ बाकी की डिबेट में राजा काशिफ साहब को पंडित राजा काशिफ कहूंगा मैं। ठीक है, मैं पंकज शर्मा जी को डिबेट में लाता हूं, पंकज शर्मा जी को डिबेट में लाता हूं। राजा काशिफ साहब की बात आपने सुनी होगी, पंकज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भस्मासुर है। कौन क्या है इस पर ज्यादा टिप्पणी करने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये जो पाकिस्तान से जो लोग बैठे हुए हैं ऐसी अहमकाना दलीलें दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। नंबर 1। अहमद आप होंगे, बदतमीज आप होंगे। अगर अब बताइए इरशाद अहमद साहब, आपको मैंने कहा आप अहमकाना दलीलें दे रहे हैं। आप अपने लोगों को संभालिए, इधर मैं अपने लोगों को संभाल लूंगा। इरशाद अहमद साहब, आप मेरे लोगों के में इंटरेस्ट मत लीजिए, आप मेरे लोगों में इंटरेस्ट मत लीजिए। ये मेरे लोगों का हक है कि वो आपकी बात पर आपत्ति जाहिर कर सकें।
अब आप अहमकाना बातें करेंगे तो कहा भी नहीं जाएगा। के साथ बात करें। चले पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ये अभी इरशाद साहब कह रहे थे कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं। बलूचिस्तान के जो मजलूम हैं उनके साथ खड़े होइए ना, मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं तो जरा हिम्मत दिखाइए बलूचिस्तान के मजलूमों के साथ खड़े रहने की। एक बात अनुराग जी आपसे भी कहूंगा, क्या इस देश में देशभक्ति का जन्म 2014 के बाद ही हुआ है? हमारे शेर हैं, सड़क चला रहे हैं, आप शिक्षक चला रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान को कांग्रेस का सहारा। अरे आप भी एक जिम्मेदार चैनल है, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ लिख रहे हैं साहब। पाकिस्तान कह रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम एक ही पेज पर हैं, और ये उनके रक्षा मंत्री का बयान है। पाकिस्तान हम तो उनके हवाले से लिख रहे हैं, पाकिस्तान को कांग्रेस का सहारा उनके हवाले से लिख रहे हैं। उम्मीद से वो हैं, उन्हें कांग्रेस का सहारा है। इस बात को वो कह रहे हैं, इंटरव्यू में हामिद मीर के साथ इंटरव्यू में कहा उन्होंने। अरे पाकिस्तान कुछ भी कहे, आप जो कह रहे हैं मुझे उसकी ज्यादा चिंता है, पाकिस्तान के कहने की चिंता। मैं वही कह रहा हूं जो वहां रक्षा मंत्री ने कहा है, वही हमारा चैनल कह रहा है। हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाई पंकज जी। आप अपने चैनल की तरफ से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर में कांग्रेस का सहारा ना अपनी। अरे भाई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कही है ये बात कि उन्हें उम्मीद है, सुनिए मेरी बात, पूरा बयान सुन लीजिए। केवल उम्मीद ही नहीं है, उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ जाएगी तो 370 और 35 से हट सकेगा, ये वापस हो जाएगा। ऐसी पाकिस्तान ने, उनके रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई है। ये हम उनके हवाले से चला रहे हैं, अपने हवाले से नहीं। ये सहारे की तो बात की जा रही है वहां पर। उनको कुछ भी उम्मीद जताने दीजिए, आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। और मैं और हमारा चैनल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और जो हमारे सिन्हा साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ, वो अभी पाकिस्तान के लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ भी फॉल्ट लाइन से, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, और वो पाकिस्तान में आपके एंडोर्स करता हूँ इस बात को। भाई हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं मैं उनकी कतई तायीद नहीं करता, लेकिन हमको आपको सबको एक अलग जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप और हम भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखेंगे, तमाशा करेंगे और इस तरह की बहस में ये पाकिस्तान के साहिबान के कुतर्क सुनेंगे, तो ये तो बहुत हम लोगों की बदनसीबी है। हमारे घर के मसले हैं। कश्मीर शुरू से एक पेचीदा मसला रहा है जी। कश्मीर कोई आसान मसला नहीं रहा है। कश्मीर हमारा मसला है, कश्मीर पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये जो दावा करते हैं छाती ठोक के मजलूमों के साथ खड़े रहने का, ये अपने मुल्क के मजलूमों के साथ तो खड़े नहीं रहे, उनका तो पूरी तरह शोषण करते हैं, उनसे पूरा अन्याय। वहां वंचितों का क्या हाल है, वहां अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, उस पर ध्यान दें। उन मजलूमों के साथ खड़े रहें, हमको सबक न सिखाएं। और आप भी कृपा करके चलिए देखिए, एक पाकिस्तान से गेस्ट बचे हुए हैं मेरे पास, हुमायूं चट्टा बचे हुए हैं। सुनिए हुमायूं चट्टा जी, अभी तक जो दो मेहमान पाकिस्तान से बोले हैं, यहाँ मेरे गेस्ट कहते हैं कि वो अहमकाना बातें कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बारे में वो ये राय कायम न करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि क्या वाकई में पाकिस्तान को उम्मीद से होना चाहिए? कश्मीर हमारा मसला है, कश्मीर में चुनाव हमारा मसला है, कश्मीर में अगर वोटिंग हो रही है तो यहाँ का आवाम तय कर रहा है अपना भविष्य। इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया और पाकिस्तान की उम्मीद कहां से आ गई? कल आपको एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही थी, उनकी अगले कुछ माह में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट है जयशंकर साहब जो आपके वजीर खारजा हैं उनके साथ। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी। और अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको पहले प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मुकम्मल तौर पे वहां पे क्या कहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट रिसर्च करके बैठा हूं सर, आप बता दीजिए क्या कहा है। जो मेरे चैनल पर चल रहा है उससे अलहदा कुछ कहा तो बताइए। हामिद मीर साहब ने कुछ मजीद सवालात किए जिसमें 370 का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है उसका स्टांस अभी तक यही है, क्योंकि कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और इंडिया खुद पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा आपके रक्षा मंत्री का बयान ही खारिज हो जाता है। पाकिस्तान आपका मसला नहीं है, आप शुरू ही गलत हो रहे हैं। देखिए बात सुने, कश्मीर आपका मसला नहीं है, आप शुरू गलत हो रहे हैं। में था क्यों
आप पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। मैं कानून समझाइए डिस्प्यूट है और वो हमको वापस चाहिए, उसमें यही एक डिस्प्यूट है, वो जो मसला है उसको रिजॉल्व करेंगे वापस लेकर। आपकी बात से सहमत हूं मैं। अब तो पीओके वाले भी चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान के आतंक से त्रस्त हैं। और ये जो हुमायूं साहब, हुमायूं चट्टा साहब, ये तो आप भी जानते होंगे ना पीओके में कितने त्रस्त हैं लोग, कितने जुल्मों का शिकार हैं। मेरा पॉइंट सुने। अगर आपका ये मौकफ है तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाएं और वहां पे प्लेबिसाइड करवाएं कश्मीर के अंदर, ताकि ये मसला जो है हमेशा में कराइए। अपनी फोर्सेस विड्रॉ कीजिए। आपकी फोर्सेस जब तक विड्रॉ नहीं हो सकती तब तक आप देखिए, आप अपनी हुकूमत को कहें, आपने रेजोल्यूशन करा दीजिए ना, अपनी फोर्सेस विड्रॉ कीजिए पीओजेके में। आप 370 पीओजेके से विड्रॉ कीजिए फोर्सेस। इंडिया कंट्रोल नहीं आता उसमें। पे बात करें, उसके बाद बात होगी। आप यूएन रेजोल्यूशन पढ़ के आइए, आधा पढ़ के आते, पर्ची आधी लिखी होती है आप लोगों की, पर्ची तो पूरी लिख लिया करिए कम से कम। यूएन रेजोल्यूशन कहता है पाकिस्तान हैज टू विड्रॉ, इंडिया हैज टू टेक ओवर। पहले वो तो करिए, पाकिस्तान विड्रॉ करिए। आप तो गिफ्ट देके बैठ गए चाइना को, आपके दादाजी का माल था कि जब चाइना को गिफ्ट देके बैठ गए शसगांव वैली। तो वो आपके भी तो चाइना तो आप पहले अपना हिस्सा तो पूरा करते नहीं है आप। और दूसरा आप ज्ञान दे रहे हैं मजलूमों के ज्ञान दे रहे हैं। बांग्लादेश में 20 लाख लोगों को मारा आप लोगों ने। आप लोग वो कौम हो जिसने अपनी औरतों को कहा कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे। आप मजलूमों की बात करेंगे, आप मजलूमों की बात करेंगे, आप मजलूमों की बात करेंगे। जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हैं, दुनिया को पश्तून लोगों के साथ जो कर रहे हैं NWFP में, आपने बांग्लादेशियों को बंदी बना के रखा। आपकी नानी बलोच लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? जनरल लियाजी क्या कर रहा था? याया खान ने क्या बोला था उसको? जग जाहिर है, क्योंकि आपको अरबों डॉलर ये जग जाहिर है। बलूचिस्तान में आपके कबालियों ने रेप किए थे नन्स के भी 47 में कश्मीर में। देश से निकाल दिया गया आपको शर्म ही नहीं आती। आपको नानी अम्मा शर्म तो आती थी, शर्म तो आपको नहीं आती। शर्म तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। 1947 में से लेकर 1971 और 2024 तक आप यही करते आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ इरशाद अहमद साहब, 3 जंग हार के आपको शर्म नहीं आई? क्या कहना चाहते हैं? 3 जंग जीत करके हमें तो फख्र होगा, हमें शर्म क्यों आएगी? अभी बांग्लादेश में जाइए, पहले इन सवालों का जवाब देश में जाकर दिखाइए ना, जहाँ दहशतगर्दी करते रहे बैठ करके नानी अम्मा के साथ। अभी आप लोगों ने इतने रेप किए हुए हैं बांग्लादेश में महिलाओं के साथ, कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक। छोड़े रेप को छोड़े, आप जरा बांग्लादेश जाके दिखाइए। क्यों छोड़े? आप लोगों के लिए औरत की इज्जत नहीं होगी, हमारे लिए है, क्यों छोड़े? आपको नहीं आएगी। और बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा जल्दी, ये लिख के ले लीजिए आप। आपका पाकिस्तान से ठीक है। मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के मेहमान जैसा कि अमित रैना साहब ने कहा, या तो आधी पर्ची लिए बैठे या गलत स्क्रिप्ट लिए बैठे। मुझे लगता था कि वो मौजू पर बात करते और कोई एक कंक्लूसिव अपना स्टेटमेंट देते, लेकिन पाकिस्तान से जो उम्मीद थी हमेशा की तरह वो उस पर खरा नहीं उतरा। उम्मीद तोड़ी है आपने, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगली बार हम डिबेट में बैठेंगे तब भी आपसे कहूंगा वेलकम टू इंडिया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज ताल ठोके में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस नोट के साथ कि भारत कश्मीर ये एक हैं, अलग अलग नहीं है। कश्मीर भारत का अपना मसला है, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कितनी भी उम्मीद से रहे उसकी ये उम्मीद हमेशा टूटे। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Zee News।